नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पटियाला हाउस अदालत में फिर हिंसक झड़प। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन हटाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। सरकार गठन पर अनिश्चितता बरकरार। लाइगो लैब के निर्माण को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी। भारत में बनेगी दुनिया की तीसरी लैब। गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर मिलेगी नई जानकारी। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार में राहत। सेंसेक्स में 190 अंकों की तेजी। निफ्टी 7 अंक उछला, 30 महीने के निचले स्तर पर रुक गया। दक्षिण चीन सागर में बढ़ा तनाव। चीन में तैनात की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। अमेरिका आसियान सम्मेलन में तनाव दूर करने पर जोर। और आइए देखते हैं पहली खबर। अरुणाचल में सरकार गठन की कोशिशें एक बार फिर अधर में लटक गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला आने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आदेश केंद्रीय कैबिनेट के उस फैसले के बाद आया जिसमें राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की गई है। अरुणाचल में चल रही सियासी उठापटक में एक नया मोड़ आ गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने कांग्रेस के 14 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले की जानकारी भी मांगी है। अरुणाचल विधानसभा के महासचिव और गुवाहाटी हाईकोर्ट को गुरुवार तक इस मामले से जुड़े सभी कागजात पेश करने होंगे। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश का मतलब था राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाना। Well, as far as Arunachal is concerned, there is some privilege exchange between the governor and the president, which we cannot disclose. दरअसल अरुणाचल में सोमवार से ही सरकार के गठन की सुगबुगाहट थी, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि तब अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने और नई सरकार के गठन पर रोक से इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल की मांग की थी। गौरतलब है कि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता कलिखो पुल सरकार बनाने के लिए 32 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को सौंप चुके हैं। बीते साल दिसंबर से ही राज्य में संवैधानिक संकट बना हुआ है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वहीं कांग्रेस के बागी विधायक कालिखो पुल ने अपनी सरकार के गठन की उम्मीद जताई है। कालिखो पुल का कहना है कि राष्ट्रपति शासन हटने पर सरकार बनाने का सबसे पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए। एज एंड व्हेन जब भी प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को रिवोक करेगा या शीज करेगा, उसी समय में क्योंकि हमारा पास मेजोरिटी है, हाईकोर्ट से हम लोग केस जीत चुका है, तो हमको बुलाना चाहिए, सरकार बनाने के लिए हमको मौका देना चाहिए। हमने ऐसा क्लेम किया। और इस पूरे मसले पर हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल दहिया जुड़ रहे हैं ताज़ा अपडेट के साथ। विशाल, केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन हटाने की अनुशंसा की मुहर मैं कहूँ एक तरीके से, और दूसरी ओर कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने की बात, क्या ये माना जाए कि पिछले 24 घंटे में जिस तेजी के साथ अरुणाचल में बागी विधायक सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ते दिख रहे थे, फिलहाल उनके मंसूबों पर कोर्ट ने एक तरीके से स्टॉप कर दिया है? जी बिल्कुल कविंद्र, और केवल 24 घंटे नहीं बल्कि अगर कालिखो पुल की बात करें तो सोमवार को दिन में उन्होंने अरुणाचल के गवर्नर से, राज्यपाल से मुलाकात की और अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि उनके पास 19 विधायक जो बागी विधायक कांग्रेस के हैं वो, और 11 विधायक बीजेपी के और 2 जो इंडिपेंडेंट हैं उनका समर्थन उनको हासिल है। यानी कि 60 मेंबर्स की जो विधानसभा है, 60 विधायकों की जो विधानसभा है, उसमें उन्हें 32 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए उन्हें सरकार बुलाने के
लिए सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। शायद उसी जो गतिविधि हुई उसके बाद जो रिकमेंडेशन गवर्नर की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ पहुंची, गृह मंत्रालय की तरफ पहुंची, उसके बाद आज की कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि जो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात 26 जनवरी को जिसका फैसला लिया गया था उसे हटा दिया जाए और सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है उसे एक बार फिर से शुरू करवाया जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया और ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कविंद्र के उसी मामले को लेकर जब एक दिन पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि सुनवाई चल रही है और इस तरह का कोई फैसला वो नहीं दे सकते। लेकिन जब कैबिनेट की तरफ से इस तरह का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब तक वो जो 14 कांग्रेस के बागी विधायक हैं जिनके निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो चल रहा है, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक इस पूरे मामले में और अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिति है उसमें यथास्थिति बनाए रखी जाए। शुक्रिया विशाल, बहुत बहुत आपका इस तमाम अपडेट के लिए। तो मैं कहूँ कि काफ़ी कानूनी पेच हैं, संवैधानिक पेच भी दिख रहे हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे और उनके रास्ते जाते किधर हैं। वी के अग्निहोत्री साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा से। वी के अग्निहोत्री साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से अरुणाचल में कहूँ एक के बाद एक पेच आ रहा है, राष्ट्रपति शासन, उसके बाद उसको हटाने की अनुशंसा और उसी वक्त में कोर्ट का ये कहना कि यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक कि जो बागी विधायक यानी कि जो एक कांग्रेस का धड़ालक हुआ था उसको लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं आया था। ऐसे में क्या विकल्प वहां पर हैं इस वक्त आपकी नज़र में, संवैधानिक विकल्प सरकार बनाने को लेकर, या फिर कहा जाए कि इंतजार ही एक है जब तक कि कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं देता? ये चर्चा पहले भी हो चुकी है और सब जगह यही समझा गया था कि कोर्ट ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि किस तरफ ये चीज़ जानी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोर्ट के सामने 3 मुद्दे हैं, एक नहीं है। एक तो मुद्दा ये है कि जो राज्यपाल थे उन्होंने प्रीपोन किया था असेंबली का सेशन, वो भी मुद्दा उनके सामने है जिस पर कि उनको अपना निर्णय देना है। दूसरा मुद्दा जो आपने अभी कहा कि जो 19 विधायक का बर्खास्त करने का था मुद्दा, उस पर भी उनको निर्णय देना है और फिर प्रेसिडेंट रूल पर भी उनको अपना निर्णय देना है। क्योंकि जो इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि एक बम्बई केस है, एसआर बम्बई केस है, जो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच ने डिसाइड किया था और उसमें तमाम अहम उन्होंने निर्णय दिए थे अपने, जिसमें कि ये सभी चीज़ें जिनकी कि आप बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने विचार करके यही कहा था कि जुडिशरी का इंटरवेंशन हो सकता है कुछ स्थितियों में। वैसे तो जुडिशरी कभी भी अपना दखल नहीं दे सकती कि गवर्नर ने क्या एडवाइस दी और फिर मंत्रिमंडल ने क्या एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, लेकिन किस बेसिस पर वो एडवाइस दी, क्या उनके कारण क्या थे जिसके बेसिस पर उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और फिर अब बोला कि प्रेसिडेंट रूल को निकाला जाए। तो क्या जो भी एडवाइस आई है प्रेसिडेंट के पास, क्या वो ऐसी एडवाइस है जो कि तर्क संगत है कि नहीं है? तो इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय देना होगा। और इसके साथ ही साहब, जो मैं कहूँ कि क्योंकि सरकार बनाने की कवायद भी चल रही है और जो मैं कहूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं टूकी साहब, उनका दावा यही था, उनका जो आरोप था कि इसमें एक बड़े धड़े को अलग करके और सरकार बनाने की कोशिशें होंगी और उन्होंने ये भी कहा कि वो तमाम जो विधायक हैं वो दलबदल कानून के तहत आते हैं क्योंकि जो संख्या वो उतनी नहीं है जिस तरीके से नया कानून जो कहता है। ऐसे में क्या कानूनी या संवैधानिक जो प्रावधान है, क्या आपको लगता है उस नज़रिए से, उसके मद्देनज़र ये बहुत अहम होगा देखना कि कोर्ट इस पर किस तरह का फैसला लेता है? नहीं, मेरे समझ में कोर्ट के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ही खुद ही कहा हुआ है, 9 जजेस की बेंच ने ये कहा हुआ है कि जो भी निर्णय होना है वो ट्रांसपेरेंट होना, माने फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना। क्योंकि बम्बई केस आने के पहले एक तो वो हस्ताक्षर वाला होता था, लेटर दे के देते थे, तो उस पर बेसिस पर राज्यपाल अपना रिकमेंडेशन देते थे। तो और उसके बाद फिर वो एक परेड होती थी
गवर्नर के घर पे जी। कि इतने लोग हमारे साथ हैं, वो नहीं है। तो इन सब के खिलाफ और इनको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि जो भी निर्णय हो वो हाउस के अंदर होना चाहिए। जो भी, चाहे वो एक गवर्नमेंट आए दूसरी गवर्नमेंट आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो जैसा लग रहा था कि पुल साहब को अपना वहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, लेकिन अगर उसको उन्होंने अगर हटा भी दिया, अगर उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है, तो भी आपके तुकी साहब को भी अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश करना होगा जी। ऐसे में एक में सवाल लेकिन ये वो कि तभी हो पाएगा जबकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे जी कि सदन के अंदर, क्योंकि ये तय होगा जैसे कि अब तक जो फैसले लेकिन आए इसके हैं अलावा एक कानूनी। चीज़ और है जी सर, कि सुप्रीम कोर्ट मेरे समझ में जी सर, अपनी बात पूरी करें आप। मेरे समझ में सुप्रीम कोर्ट के मन में ये भी बात रही होगी कि पोजेशन इज 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ, कि जो भी अधिकार में रहेगा हो सकता है कि वो बाकी लोगों को अपने साथ जोड़ ले। जी जी इसलिए उन्होंने यही कहा कि जैसी स्थिति वैसी रहने दीजिए जब तक कि वो अपना निर्णय न दें। तो अभी जी। तो कुछ होना नहीं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आए। लेकिन अब चूंकि पार्लियामेंट सेशन आने वाला है, तो अभी तो फ्लोर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा राज्यसभा में। जी। जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन इशू किया था प्रेसिडेंट उसको वहां से ने, पास कराना उसको होगा। दोनों हाउसेस का अप्रूवल मिलना चाहिए। जी जी तो लोकसभा में तो हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में क्या होगा, जी। तो उससे ही वो फिर जो भी एक आपका संवैधानिक जो president सवाल view है वो जहन में निकल आता है जाएगा। तो अनुजी फिर साहब, वो भी सुप्रीम अहम कोर्ट है जो भी बोले कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई एक तो हस्तक्षेप नहीं है। अरुणाचल के विधानसभा सत्र को पहले बुलाना राज्यपाल की ओर से, स्पीकर को हटा करके बाहर एक नए स्पीकर का चयन, इसके बाद टूटे हुए विधायकों के साथ उसको अलग मान्यता देना, ये 3 ऐसे संवैधानिक मसले हैं जिनका फैसला आमतौर पर सदन के अंदर होता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर दोबारा से ये प्रक्रिया शुरू होती है तो किस फैसले से शुरुआत होगी, यानी कि स्पीकर कौन होगा, जो टूटे हुए दल हैं उसको क्या मान्यता दी जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, कैसे शुरुआत होगी नए प्रोसेस की? नहीं, मेरे समझ में सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है जैसे थे वैसे, माने स्टेटस को एंटी कर देगा कि तुकी साहब को अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। जो भी स्पीकर थे जो भी थे वो वैसा ही करेंगे, वहां से आप आगे बढ़िए। मेरे समझ में सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। 2000 साल पहले देश छोड़ने को मजबूर हुए कुछ भारतीय आज ढूंढ रहे अपने निशान। क्या भारत देगा इन्हें नई पहचान? देखिए विशेष भारतवंशी रोमा आज शाम 7:30 बजे। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। जेएनयू विवाद में आरोपी कन्हैया कुमार को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कन्हैया ने चिट्ठी लिखकर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पटियाला कोर्ट में कन्हैया की पेशी के दौरान एक बार फिर आज पत्रकार और सीपीआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि वो कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी।
जेएनयू विवाद को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा। बीजेपी ने राष्ट्रवाद पर अभियान चलाने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने जेएनयू को बदनाम करने के लिए सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि कन्हैया के खिलाफ सबूतों की कमी नहीं है। जेएनयू छात्रों के समर्थन और विरोध में रैलियों और प्रदर्शनों का दौर जारी है। बीजेपी ने मंगलवार को जंतर मंतर पर जेएनयू में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीटीआई के मुताबिक पार्टी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र में आक्रामक रुख अपनाएगी। गुरुवार से 3 दिन के लिए जन स्वाभिमान अभियान भी चलाया जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि जेएनयू प्रतिष्ठित संस्थान है। हम ऐसा समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक वैकल्पिक आवाज भी है जो प्रभावी है, सशक्त है और रचनात्मक है। देश उस आवाज को भी सुनना चाहता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने रायसीना रोड पर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और इसके बाद कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। एनएसयूआई नेताओं ने देश विरोधी नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही सरकार पर जेएनयू को बदनाम करने का आरोप लगाया। छात्र यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो वीसी को उस पर कार्रवाई करके सबसे पहले वीसी को जांच करके रिपोर्ट देनी चाहिए। आपने तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जेएनयू को बता दिया कि वो यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वो देशद्रोही है। अगर उसमें कोई देशद्रोही व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच वाम दलों और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठनों ने बयान जारी कर जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग की। इन संगठनों ने विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारेबाजी का भी विरोध किया। जेएनयू में एंटी नेशनल स्लोगन लगे, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, पुरजोर तरीके से भर्त्सना करते हैं और शायद हम अपने आप को एक नेशनलिस्ट आवाज मानते हैं, लेकिन हमारे नेशनलिज्म की परिभाषा कुछ डिफरेंट है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेएनयू में पुलिस कार्रवाई पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जेएनयू प्रशासन को नोटिस भेजा है। नोटिस उन रिपोर्टों के बाद भेजा गया है जिसमें पुलिस कार्रवाई को अवैध बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी पर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पूछा है कि छात्रों ने किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने मंगलवार शाम विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली थी जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी। विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास ने कहा कि छात्र संघ में रैली नहीं निकाली थी। उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट में देश विरोधी नारेबाजी की पुष्टि होती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। So it is true that certain fringe elements raise those slogans. That is condemnable. We condemn that. But it is also true that for the sake of some fringe elements, 1%, 2%, I do not know what is that, the entire Jadavpur University community cannot be condemned. The entire Jadavpur University students body cannot be condemned. कैबिनेट ने लाइगो इंडिया प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद गुरुत्वाकर्षण तरंगों में शोध को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव के तहत बनने वाली लैब दुनिया में इस तरह की तीसरी लैब होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में विज्ञान से जुड़ा बड़ा फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने लाइगो इंडिया विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में नई जानकारियां जुटाने की एक अध्ययनशाला बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और तकनीक विभाग ने रखा था। ये मंजूरी ऐसे वक्त में मिली है जब कुछ दिन पहले गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान हुई थी। This approval coincides with the historic detection of gravitational waves a few days ago. So Indian science research is so fast. इससे साइंटिस्ट को और इंजीनियर्स को ग्रेविटेशनल वेव में गहराई से जाकर ग्लोबल लीडरशिप लेने में सुविधा मिलेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 6 रेलवे लाइन और एक रेल पुल बनाने को मंजूरी दी। इस पर 10,700 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
This is to be mainly to be financed from extra budgetary resources. So this is what we are going to do it. And these projects are largely in the coal area, so that this will also augment the resources of railways in terms of carrying more freight. कैबिनेट ने परिसीमन कानून और जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलावों को भी मंजूरी दी। इसके जरिए बांग्लादेश से गलियारों की अदला बदली के बाद भारत आए लोगों के लिए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आसियान के देशों के साथ भारत संयुक्त उपक्रम के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता है और उसके लिए दोनों के व्यवसायियों को तैयार करने के प्रयास हो रहे हैं। विशेषकर 2018 तक भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे शुरू करने के बाद भारत इस इलाके से व्यापार में तेजी लाने की तैयारी कर रहा है। आसियान संबंधों को व्यापारिक धरातल पर उतारने के लिए बुधवार को दिल्ली डायलॉग की शुरुआत हुई। पहली बार आसियान और भारत के व्यापारिक और उद्योग जगत के लोगों ने इस पर खास चर्चा की। विदेश मंत्रालय के सचिव अनिल वाधवा ने जोर दिया कि आसियान देशों को सेवा क्षेत्र में व्यापार संबंधी समझौतों को अपने अपने देशों की संसद से पारित करना चाहिए। So far, India, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Singapore, Vietnam and Thailand have ratified the agreements. Lao PDR has ratified the agreement on trade and services. So we request you to use your good offices to encourage the remaining ASEAN countries to ratify the agreement at an early date. संयुक्त उत्पादन के उपक्रमों के लिए भारत का जोर खासकर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम पर है, लेकिन वियतनाम को छोड़कर इनमें से अन्य 3 देशों पर चीन का खासा प्रभाव है। इसलिए भारत को इनके साथ आर्थिक तौर पर जुड़ने के लिए खासी मशक्कत और अच्छा खासा निवेश करना पड़ेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 30 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। 2 दिन में रुपया 40 पैसे कमजोर हुआ है और आज $1 की कीमत 68 रुपये 47 पैसे रही। कल के मुकाबले इसमें 9 पैसे की गिरावट रही। इससे पहले 28 अगस्त 2013 को ये स्तर पर था। वहीं मंगलवार को बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार थोड़ा संभले। सेंसेक्स 190 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,382 पर बंद हुआ। निफ्टी 60 अंक की तेजी के साथ 7,108 पर। एशियाई बाजारों की बात करें तो हांगकांग, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। वहीं चीन और ताइवान के बाजार में तेजी दिखी। देश के वित्त मंत्री 29 फरवरी को बजट पेश करने वाले हैं और बजट को लेकर जनता के मन में कुछ न कुछ सवाल हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार बजट में नया क्या है। बजट को लेकर आप अपनी राय भी दे रहे हैं और इस बार की तरह सबकी नज़र अब आखिर वित्त मंत्री के स्वास्थ्य बजट में क्या कुछ करने को लेकर भी है। स्वास्थ्य के जानकार और कार्यकर्ताओं का कहना है कि हेल्थ सेक्टर के बजट को और बढ़ाना चाहिए। देश के विकास के खंभों में अहम खंभा माने जाने वाले स्वास्थ्य बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जानकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्वास्थ्य के बजट में खासी बढ़ोतरी की जाए। इनका तर्क है कि अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर मरीजों की संख्या काफी होती है, लेकिन दवाई, सुविधा और डॉक्टरों की भारी कमी है। We need to ensure that they are adequately funded and the states are enabled to counter these, particularly at the primary healthcare level, but also when needed at the levels of more advanced healthcare. Otherwise, they will impose huge healthcare costs. 2014-15 में सरकार ने स्वास्थ्य बजट के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले सालों की तुलना में 27% अधिक था। लेकिन पिछले साल केंद्र सरकार ने इसमें 16% की कटौती कर दी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य बजट 30,000 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि सरकार जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर नीतियां बना रही है, उससे फायदा होगा। There is low budgetary allocation. They are developing some measures like public-private partnerships, then involvement of NGOs, then involvement of voluntary people like businessmen, if they help us. So I think even there is low budgetary allocation, impact will be minimum. जानकारों का कहना है कि चिकित्सा केंद्रों और अस्पतालों में जरूरत से भी कम सुविधाएं हैं, जिनकी वजह से न सिर्फ मरीजों को परेशानी होती है, बल्कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
This government has launched an excellent skill upgradation program. I think we do not have paramedicals which are required, and this is not that every time you need doctors, but unfortunately our doctors have to run up for jobs which paramedics can do very well. स्वास्थ्य पर भारत अपने जीडीपी का करीब 1.5% खर्च करता है। वहीं ब्राजील 4.3%, रूस 3.8% और चीन 3% खर्च करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं को और कारगर करने की जरूरत है और ये तभी संभव है जब सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे। अंशु जयसिंह, राज्यसभा टीवी। दक्षिण चीन सागर में फिर से तनाव बढ़ गया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक चीन ने इस इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तैनात कर दी हैं। चैनल ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर दावा किया है। हालांकि चीन ने इसे पश्चिमी मीडिया की मनगढ़ंत कहानी बताया। मिसाइल तैनात करने की खबर ऐसे वक्त आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कैलिफोर्निया में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मेज़बानी कर रहे हैं। ओबामा ने अमेरिका आसियान सम्मेलन में तनाव घटाने के लिए नए कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में सभी देशों की नौवहन की आज़ादी है और इस इलाके में से अमेरिका जहाज़ पहले की तरह गुजरते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।